न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, 9th क्लास का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बहुत बाद, मतलब जब रॉबर्ट हुक आए थे और ठीक है एंटोन वन ल्यूवेनहॉक आए थे, उसके बहुत बाद जाके 18 सेंचुरी में जाकर इन्होंने डिस्कवर किया था भाई न्यूक्लियस भी है सेल के अंदर। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट वॉज प्रूव्ड बाय, ठीक है, इट वॉज प्रूव्ड कि भाई कोर है पूरे के पूरे सेल का, पूरे सेल का ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस वो ये बताया किसने था? इन्होंने तो, रॉबर्ट ब्राउन ने तो बस डिस्कवर करके छोड़ दिया, डिस्कवर कर दिया और बोला भाई ये न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन फंक्शन क्या है इस न्यूक्लियस का, रोल क्या है इस न्यूक्लियस का, ये किसने बताया था? तो द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस वाज प्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट on an experiment called Hammerling experiment। ठीक, Hammerling experiment on एसिटाबुलेरिया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? एसिटाबुलेरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। एसिटाबुलेरिया क्या होता है? एसिटाबुलेरिया इज द लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी याद रखना। तो इंपॉर्टेंट है। क्या बताया कि रोल ऑफ न्यूक्लियस किसने बताया था? तो रोल ऑफ न्यूक्लियस वाज डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट। तो हैमरलिंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है जो भी फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी करता है, ये कैसे पता चला? जब हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, किस पर हुआ ये हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट? तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एसिटाबुलेरिया पर। एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एसिटाबुलेरिया इज द लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। तो यहीं से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं देखो। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रोल ऑफ न्यूक्लियस प्रूव्ड बाय हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ था ये? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया इज द लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। आगे देखते हैं। इट इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट कहां पर होता है? तो ये आपको बताया हुआ है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कई जगह पर ये बात करते हैं हम कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज जो होती हैं हमारी बॉडी की। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में नहीं होता है। क्या नहीं प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि अगर इसके अंदर आरबीसीज होंगे फॉर एग्जांपल, तो इनका जो सरफेस एरिया है, इनकी जो कैपेसिटी है टू होल्ड द ऑक्सीजन। और आरबीसीज का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया तो इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है टू कंटेन, टू होल्ड द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम हो जाएगा। तो देर इज नो नीड फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर है भी नहीं। ऐसे ही सेव ट्यूब सेल्स जो फ्लोएम में होते हैं, उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में ही तो देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर यहाँ हमें इसके न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ कुछ मान लो क्या हो सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा वो बन रहा है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडीज भी होना चाहिए यहाँ।
ठीक है, राइबोसोम्स, कुछ यहाँ पर लाइसोसोम भी हो सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर ये सेल बन गया। तो दिस इज द न्यूक्लियस, क्या बताना चाह रहा हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस। सॉरी, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस की बाहर की जो लेयर है, हमेशा मैंने बताया आपको, जो बाहर की लेयर है, लेयर के लिए वर्ड यूज करते हैं हम, क्या वर्ड यूज करते हैं लेयर के लिए, तो थीका। तो न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियन, और कैरियन के बाहर वाले लेयर के लिए क्या यूज करेंगे, कैरियोथीका, राइट, ठीक, कैरियोथीका। इसके अंदर क्या है फिर, ये जो न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमेटिन होंगे, इस तरह से दिखाई देंगे। राइट, तो ये हो गया प्रॉपर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, कैरियोथिका। न्यूक्लियस के लिए हम और क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैरियन, ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं, तो कैरियन वर्ड यूज करते हैं, राइट, कैरियन वर्ड यूज करते हैं, कैरियन, कैरियोथिका, दो वर्ड हमने समझ लिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा प्लाज्मा जो है यहाँ पर, जैसे सेल का जो प्लाज्मा है, ये फॉर एग्जांपल सेल का प्लाज्मा है, तो सेल का जो प्लाज्मा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का प्लाज्मा है ये, तो ये जो न्यूक्लियस का प्लाज्मा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर सिचुएटेड है क्या, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स, ये क्या दिख रहे हैं आपको, दीज आर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स बने कैसे होंगे, जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो गया, क्रोमेटिन ही कंडेंस्ड होकर, ध्यान रखना, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, तो क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ, बेसिकली क्रोमोसोम is itself chromosome is made up of DNA, which is the genetic material, right? और ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन, ठीक है, क्या है, जीन, ये सब। और जीन क्या करता है, किसी भी तरह का कोई भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो शो करना होता है, जीन कंटेन्स hereditary characters which is present in DNA, and that is why we call gene functional unit, we call genes functional unit,
फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। या इनहेरिटेंस, राइट। तो ये याद रखना, इस तरह से न्यूक्लियस सिचुएटेड है। तो न्यूक्लियस के बारे में आगे कैरियोथीका पढ़ रहे थे हम लोग, लेट्स डिस्कस कैरियोथीका। तो नेक्स्ट इज अबाउट कैरियोथीका। कैरियोथीका पता चल गया है क्या, इट हैज सम पोर्स, कैरियोथीका हैज सम पोर्स which are enclosed by annuli, मतलब रिंग्स। एन्यूलाई मतलब क्या होता है, रिंग्स, है ना। ये बात हमने कब पढ़ी थी, जब एनिलिडा पढ़ रहे थे। तो एनिलिडा वाले वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने पढ़ा है कि एनिलिडा, एनिलिडा को एनुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिंग्स होते हैं, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, encloses a perinuclear space between two membrane, ठीक है। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज एक्चुअली कैरियोथीका तो दिख रहा है, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। कैरियोथीका इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, दो मेम्ब्रेन्स। तो here are two membranes, outer and inner. Outer one is rough and tough, और ये आउटर बाहर वाली कंटिन्यू होती है किसके साथ में, कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके साथ लगी हुई है, बाहर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगी हुई है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। और अंदर वाली क्या है, स्मूथ है, राइट। और बीच में जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है, ये आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है, स्पेस को क्या बोल रहे हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर और इनर के बीच में क्या है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, फाइन। पेरीन्यूक्लियर स्पेस का साइज क्या है, 10 to 50 नैनोमीटर इन साइज, 10 to 50 नैनोमीटर इन साइज, खत्म। नेक्स्ट, ये डिसअपियर हो जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल डिवीजन में इसको फिर करेंगे हम, कि ये डिसअपियर हो जाती है कब, लेट प्रोफेज में। तो दिस लेयर ऑफ कैरियोथीका डिसअपियर्स एट, जो स्टेज है सेल डिवीजन की, है ना, पहली ही फेज यानी कि प्रोफेज, प्रोफेज जैसे जैसे खत्म हो रहा होता है तब ये डिसअसेंबल हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिया, एब्सेंट कहाँ कहाँ होती है ये पढ़ लिया, कैरियोथीका पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द plasma present inside the nucleus which contains nucleolus। एक चीज हम यहाँ पर लिखना बनाना भूल गए, that is nucleolus, यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, अब ये न्यूक्लियोलस इज द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म किस में क्या क्या चीजें हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड है, इसमें क्या क्या चीजें है, क्रोमेटिन है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम, और जैसा अभी पढ़ा हमने क्रोमेटिन,
इट कंटेन्स क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस, बस। ठीक, लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोलस इन डिटेल। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस was discovered by Fontana. Who discovered nucleolus? Fontana discovered nucleus. ठीक है, Fontana discovered nucleus. This is important कि who discovered nucleus. ठीक है, आगे तो कैसा शेप का है न्यूक्लियोलस? इट इज इन स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप का है। ठीक, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इट इज द साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए, यहीं पर बन रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए यहीं पर बन रहे हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहीं पर हो रहा है। तो प्रोटीन बन रहा है यहाँ पर। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होंगे उनमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, है ना। तो दो मेन फंक्शन क्या हो गए यहाँ पर? आरआरएनए देखने को मिलता है और प्रोटीन सिंथेसिस, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और फोंटाना डिस्कवर्ड, ये तीन बातें पढ़ी न्यूक्लियोलस के बारे में। नेक्स्ट, अगर इसका फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग है तो न्यूक्लियोलस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में पाए जा सकते हैं न्यूक्लियोलस इनसाइड अ न्यूक्लियस, और ज्यादा साइज में भी बड़े हो सकते हैं न्यूक्लियोलस, लार्जर इन साइज। कहां पर ये दोनों बातें कहां हो सकती है? इन प्रोटीन, ऐसे सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ठीक, इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। एक और खास बात इनके बारे में कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो नो मेम्ब्रेन कैन बी सीन। ठीक, और कहां पर प्रेजेंट है? ऑब्वियसली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, नो मेम्ब्रेन कैन बी सीन। और ये आया कहाँ से? तो न्यूक्लियोलस, नॉर बोलते हैं एक रीजन जो सैट क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट होता है, वहां से ये डिराइव होकर न्यूक्लियोलस बनता है। तो ये याद रखना कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉर। नॉर का क्या मतलब है? न्यूक्लियोलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर region, nuclear organizer region which is present on SAT chromosome। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? तो सैट क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट होता है। फाइन, आगे देखते हैं। तो हमने बात की भाई इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? दो चीजें हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? एक तो है ये न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्या है? ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, यही सब है। ठीक है, दो चीजें हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर पढ़ा था कि क्रोमेटिन है, दो चीजें क्या है यहाँ पर? क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस तो पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस तो पढ़ लिया, जो किसके पास है? न्यूक्लियोलस पढ़ चुके हैं हम लोग। न्यूक्लियोलस पढ़ चुके हैं। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन भी तो है यहाँ, क्रोमेटिन। Chromatin term was given by a scientist called Flemings। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हो आप, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, तो दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग।
फ्लेमिंग्स। क्रोमेटिन किन किन चीज़ों का बना है? तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये क्रोमेटिन कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। दैट विल ब्रॉडली बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 6 क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यू क्रोमेटिन, राइट, वेरी गुड, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, 2 तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, इसको हम ब्रॉड डिस्कस करेंगे 6 चैप्टर में। यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स भी होंगे। ठीक है, क्रोमेटिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्रोमेटिन के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, खत्म क्रोमेटिन। नेक्स्ट दिखते हैं कुछ सैटेलाइट भी तो होते हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, है ना। तो सैट क्रोमोसोम्स बात कर रहे थे हम, वही है ये। ठीक है, सैट क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, उसे ही इलेबोरेट करेंगे। तो दीज आर, इनको स्टेन करने पर नहीं दिखते हैं ये सैटेलाइट्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन स्टेनेबल, है ना। कुछ भी चीज़ अगर आप कोई स्टेन का मदद करके लगाओ माइक्रोस्कोप में, तो वो कलर दे देती है। स्टेन का मतलब ही कलर होता है, लेकिन ये कलर नहीं देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेनेबल। नेक्स्ट, सैट इसी को बोलते हैं। ठीक है, सैट क्रोमोसोम्स के पास प्रेजेंट होता है सैट। सैट का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म याद रखना। सैट का मतलब है साइन एसिड, साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियो, थाइमीन वर्ड से आया है थाइमो, और न्यूक्लियस से आया है न्यूक्लिन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिन को। ठीक, दीज आर सेकेंडरी constrictions. These are secondary constrictions. These are secondary constrictions. ठीक, बस ये याद रखना। नेक्स्ट, सैटेलाइट पढ़ लिया, क्रोमेटिन पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन ही मैंने जैसा बताया आपको कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन ही आगे जाके कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, राइट। अब देखो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रोल ऑफ न्यूक्लियस प्रूव्ड बाय हैमरलिंग experiment by using acetobularia. It is absent in mature mammalian RBCs and sieve cells. Karyotheca is the outer layer of nucleus. It has pores which are enclosed by annuli. ठीक है, enclosed by 2 membranes होते हैं, outer rough, inner smooth. outer वाली rough क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये डिसअपेयर हो जाती है किस स्टेज में? ये इंपॉर्टेंट है, लेट प्रोफेज की स्टेज में। न्यूक्लियोप्लाज्म में इज द न्यूक्लियस मैट्रिक्स, और यहाँ पर 2 चीजें हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस इधर एक्सप्लेन कर दिया गया है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस यहाँ एक्सप्लेन्ड है, ये ठीक, इधर न्यूक्लियोलस एक्सप्लेन्ड है। जहाँ हमने डिस्कस किया स्फेरिकल शेप, साइट, यहाँ पर प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा नंबर में पाए जाएंगे। दूसरी बात, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ। नॉर के बारे में डिस्कस किया हमने। नॉर क्या है? तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, प्रेजेंट ऑन सैट क्रोमोसोम। फिर सैट पढ़ा हमने। सैट क्या है? साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिन को, which is secondary constriction. These are non-stainable. And chromatin के बारे में पढ़ा कि this term was given by Flemings. ठीक है, it is made up of 3 things: DNA, RNA and histone proteins. 2 तरह के ये हो सकते हैं, क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। बेसिकली स्टेन के बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेन और इनकी डेंसिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट
तो क्रोमोसोम्स अभी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस खत्म हो गया है, न्यूक्लियस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में और क्या प्रेजेंट है, जैसा हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स को पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ये जो टर्म है, ठीक है, दो बातें होती है हमेशा कि टर्म किसने है दिया है और डिस्कवरी किसने की है। तो टर्म और डिस्कवरी, टर्म किसने दिया, वॉल्डेयर, दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, तो हॉफ मिस्टर was the scientist, हॉफमिस्टर was the scientist, ठीक है, जिसने डिस्कवरी। इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद रख सकते हो आप इसको, होम मिनिस्टर ऐसे याद रख लो। क्या है ये, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर क्या करेंगे, डिस्को डांस, कहाँ पे, वाटर में, वाटर, वाटर हो गया, ये तो याद रख सकते हो ऐसे, कैसे, वाटर, वाटर, वाटर मतलब पानी में, होम मिनिस्टर ने पानी में डांस कर दिया है, मतलब हो वाटर, वो डब्ल्यू ए से क्या हो गया, वॉल्डेयर, और टी ई आर से, टी ई आर से हो गया टर्म, ठीक है। तो वॉल्डेयर ने टर्म दिया था, होम मिनिस्टर ने डिस्को डांस किया, ठीक है। तो इसका टर्म क्या है, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डिस्को, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे, होम मिनिस्टर डिस्को, ठीक है, हो से हॉफ मिस्टर और डिस्कवरी किया था, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, इट दे हैव प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सैटेलाइट में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं, ये बाद में बनते हैं, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हैं। दे हैव प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, और कौन कौन से प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हैं, तो सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस कौन से, सेंट्रोमियर है, ठीक है, एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक है, पोर्शन अबव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, अबव सेकेंडरी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस किनको बोलते हैं, अब ये भी पढ़ा था, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस बोलेंगे हम सैटेलाइट को। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस क्या हो गए, सेंट्रोमियर, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू सैटेलाइट, सैटेलाइट्स। क्रोमोसोम्स किसका मिलकर बना होता है, तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमोनीमा, और इसी क्रोमोनीमा इज द सिंगुलर वर्ड, ठीक है, क्रोमोमेयर्स बोलते हैं, क्रोमोमेयर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, ठीक है, और क्रोमोनीमा के लिए साइंटिफिक प्लूरल नेम है क्रोमोनिमाटा। तो क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ क्रोमोनिमा, तो ये तो प्लूरल नेम हो गया, सॉरी ये सिंगुलर हो गया, और इसी का प्लूरल क्या होगा, क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा, ठीक, क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमाटा इज द प्लूरल वर्ड, ठीक है, क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमाटा, और यहीं पर क्रोमोनिमा के पास ही क्या होते हैं,
they bear what? Chromomeres. इसी के पास होते हैं क्रोमोमियर्स। ठीक है, तो टर्म समझना यहाँ पर, क्रोमोसोम्स, क्रोमोनीमा, इसी का प्लूरल क्रोमोनीमाटा, और दे हैव क्रोमोमियर्स। एक और स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के साथ में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है काइनेटोकोर्स। ठीक है, काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर के साथ में प्रेजेंट होता है। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन द साइड्स ऑफ centromere, right, on the sides of centromere. दो तरह के क्रोमोसोम्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, there are two types of chromosomes that we will see. First one is polytene chromosome. Polytene chromosomes. Next is lamp brush chromosomes. Polytene chromosomes and lamp brush chromosomes. Polytene chromosome and lamp brush chromosomes. ये ध्यान देना। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या है? इट वाज फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय बलवानी। बलवानी इज द नेम। कहाँ डिस्कवर किया था? इन सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स किसके सलाइवरी ग्लैंड्स में? तो सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ, it was discovered by salivary glands of Chironomus larva. Salivary glands of Chironomus larva. Salivary glands of Chironomus larva. ठीक, तो यहाँ पर इसको कैरेक्टराइज भी इसी नाम से किया जाता है, बल्बियानीज रिंग। इसका नाम क्या है? इसको एडिट करो थोड़ा सा, बल्बियानी रिंग। तो कैरेक्टराइज्ड बाय कितने रिंग्स होंगे? तो इनको कैरेक्टराइज्ड में इसी बेसिस पर किया जाता है, बल्बियानी रिंग्स। ठीक, बल्बियानी रिंग्स which is known as large puffs ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन है इसका, एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो रीडुप्लीकेशन, जिसको आप एंडोमाइटोसिस भी बोल देते हैं। एंडोमाइटोसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, एंडोमाइटोसिस भी बोल देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंडो रीडुप्लीकेशन और एंडोमाइटोसिस। और क्या है? बल्बियानी रिंग्स और लार्ज पफ्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैरेक्टराइज कर दिया हमने। नेक्स्ट इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स was discovered by Ruckett in
immature oocytes of animals other than mammals. मैमल्स में नहीं होते, ठीक है, अदर देन मैमल्स। तो डिस्कवरी किसमें किया था? रकेट ने डिस्कवर किया था, किसमें? इमेच्योर oocytes में, ध्यान रखना, डिस्कवर्ड बाय रकेट्स इन इमेच्योर oocytes ऑफ एनिमल्स, और वो मैमल्स नहीं थे, याद रखना, एनिमल्स में किया था लेकिन अदर देन एनिमल्स, राइट। ओके, चार तरह के क्रोमोसोम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिया है काफी सही, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर है। तो इस बेसिस पर हमने क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वो 4 टाइप्स क्या है? देखो, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं जिनको सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो ये क्या है? अगर टीलोसेंट्रिक मतलब एकदम जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर आपको सेंटर पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये सेंट्रोमियर है, और इसी के साथ में काइनेटोकोर होता है। तो याद रखना, हम काइनेटोकोर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रोमियर की। तो सेंट्रोमियर अगर एकदम टर्मिनल पे है, यानी कि यहाँ दिख रहा है आपको टर्मिनल सेंट्रोमियर, तो अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल पर है तो ऐसे सेंट्रोमियर को क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। यहां अगर आपको दिख रहा है कि सेंट्रोमियर कहां पर है? सब टर्मिनल है। यहां सेंट्रोमियर क्या है? सब टर्मिनल है, मतलब बिल्कुल एंड पर नहीं है लेकिन एंड के नजदीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं आप? एक्रोसेंट्रिक। अगर आपको सेंटर से बस थोड़ा सा ही दूर दिख रहा है लेकिन सेंटर पे नहीं है, ठीक है, तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक, ठीक है। इधर सेंट्रोमियर अगर थोड़ा सा सेंटर से दूर है लेकिन सेंटर में भी नहीं है तो हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। और अगर सेंटर पे ही है तो हम बोल देंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और अगर सेंटर पे है तो हम बोल देंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, और अगर सेंटर पे ही है तो हम बोल देंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये 4 तरह के क्रोमोसोम्स पढ़ लिए, यानी कि एट सेंटर, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, बस कुछ चीजें रह गई हैं यहाँ पर, कुछ बोनस फ्रॉम द चैप्टर्स रह गए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ आपको कि थोड़ा सा समझ लो, यू क्रोमेटिन यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप 6 चैप्टर पढ़ोगे तब तो और आएगा ही, लेकिन यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का डिफरेंस समझ लो, ठीक है। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है देख लो। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है, फिर ये न्यूक्लियस पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो, तो यू क्रोमेटिन, यहाँ पर जो, इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कैसे दिखते हैं? ऐसे ही गुच्छड़ मुच्छड़ स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, गुच्छड़ मुच्छड़ स्ट्रक्चर जैसा, तो आप इसे क्या बोल दोगे? क्रोमेटिन है ये। लेकिन क्रोमेटिन इतना पास में नहीं है, बहुत ही लाइटली पैक्ड है। तो अगर लाइटली पैक्ड है तो आप क्या बोलेंगे?
अगर लाइटली पैक्ड है तो आप बोलेंगे यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये लाइटली पैक्ड दिख रहा है आपको, दूर दूर है, तो ये यूक्रोमेटिन हो गया बस। ठीक है, लाइटली पैक्ड है तो यूक्रोमेटिन। अच्छा, अगर वही डेंसली पैक्ड होता, कॉइल्ड होता, लाइटली पैक्ड है और अनकॉइल्ड है, सुलझा हुआ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर टाइटली पैक्ड या डेंसली पैक्ड बोल सकते हो आप, डेंसली पैक्ड है और कॉइल्ड है, बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, ये मान लो ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा डेंस भी नज़र आ रहा है ना, है तो क्रोमेटिन ही, है तो क्रोमेटिन ही। अब बताओ कौन सा डेंस नज़र आ रहा है, ये वाला डेंस नज़र आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन, और ये क्या हो गया, यूक्रोमेटिन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है हमें ऊपर, यूक्रोमेटिन वाला, किसको सुलझाना इजी है, किसको सुलझाना इजी है? भाई यूक्रोमेटिन को सुलझाना इजी है, हेट्रोक्रोमेटिन में तो 7 जन्म लगेंगे। ठीक है, और ये डार्क भी दिख रहा है और ये लाइट भी दिख रहा है। तो स्टेन की बात करें अगर हम, तो स्टेन, ये लाइट कलर का स्टेन दिखाता है तो इसे बोलते हैं लाइटली स्टेन्स। ठीक है, किस फेज में, जब दिखेगा, कौन से फेज में दिखता है जनरली सेल डिवीजन की, इंटरफेस में दिखता है, तो इट इज इन लाइटली स्टेन्ड है ये। ठीक है, और डार्क स्टेन ये है। ठीक है, तो ये भूलोगे कैसे नहीं, एच डी से याद रख लेना आप। ठीक है, कैसे याद रखोगे, एच डी से याद रखना। ठीक है, एच डी मतलब हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड, ऐसे याद रखना, हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड। ठीक है, और ई एल, ठीक है, बाकी सारी बातें साथ साथ चलती जाएंगी कि लाइटली पैक्ड है तो लाइटली स्टेन होगा, डेंसली पैक्ड है तो डार्क स्टेन होगा, आसान है, डार्क स्टेन होगा। कब, जब दिखता है, कब दिखता है, इंटरफेस में दिखता है, राइट, इंटरफेस में दिखता है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया किसको सुलझाना इजी होगा, तो यूक्रोमेटिन कम ऐसा है, आसानी से सुलझ जाएगा। ठीक है, अनकॉइल्ड भी है तो ये थोड़ा सा एक्टिव होगा। ठीक है, यूक्रोमेटिन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। देख के लग रहा है, ठीक है, बस। और यहाँ पर आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, ये बस रेफरेंस के लिए बताया था आपको। ये देखो, हो गया यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन एक्सप्लेन। तो आज हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।